कमरा नंबर 307। ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपनी पत्नी सविता के साथ एक ट्रिप पर गया था। एक ऐसा ट्रिप जहां सिर्फ मैं, वो और हमारा रोमांस था। लेकिन वहां कमरा नंबर 307 में बिताए एक रात की वजह से मानो मेरी पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई, जिसे याद कर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। 3 साल पहले वाची का दिन था। ट्रिप का वो आखिरी ही दिन था, लेकिन जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि आसपास की सभी जगह का राइड मारेंगे। शाम के करीब 5 बजे जब हम होटल से कार लेकर राइड के लिए निकले, हिमाचल की इन वादियों में जहाँ कोई भी मदहोश हो जाए, वहाँ के प्रकृति की सुंदरता को देखकर, और मेरे साथ तो मेरी हमसफ़र भी थी, जिससे यह सफ़र और भी सुहाना हो गया। हम जगह जगह पर रुकते और सेल्फी लेते, और जहाँ कहीं भी सुनसान जगह मिलती तो हम रोमांस करने से भी पीछे नहीं हटते। बस गाड़ी रुकी, म्यूज़िक स्टार्ट और हमारा कपल डांस शुरू। पर ये सब करते हम काफ़ी दूर निकल गए थे और हमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और रात के 10 बज गए थे। वैसे तो हम होटल से चेक आउट करके निकले थे। प्लान ये था कि रात को कहीं रास्ते में ही स्टे करते हुए सुबह घर पर निकल लेंगे। पर अब हमारा प्लान ये बना कि हम नाइट ड्राइव करते हुए ही घर निकल लेंगे। एक छोटे से ढाबे पर हम डिनर के लिए रुक गए थे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वापस वहाँ से निकल लेंगे। मैं बोल रहा था कि इस शॉर्टकट से निकलते हैं, तभी ढाबे वाले ने बोला कि ना ना साहेब, इस आधी रात को वो रास्ता मत लीजिए। बहुत किस्से सुने हैं मैंने, जब भी कोई नया जोड़ा उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी जान ले लेती है। कहते तो ये भी हैं कि उन्हें किसी खास जोड़े की तलाश है, इसे उन्हें नया शरीर मिले। जब तक उन्हें कोई खास जोड़ा ना मिल जाए, वो सब की कब्र खोदती रहती है। उस ढाबे वाले के कहानी को सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और गाड़ी में जाकर बैठा। तभी उसकी पत्नी बोली, विनोद, तुम्हें इस तरह उसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए, क्या पता उसकी बात सच हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सविता के हाथ को चूमा। तभी उसने कहा, जाने मन ये गांव के लोग कहानी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, तुम इन सब की बातों में ध्यान मत दो। तुम्हारा डेविल तो तुम्हारे सामने बैठा है, जिससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। सविता ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी, इस डेविल से तो मैं बचना भी नहीं चाहती, और गियर बदलते हुए उसे शॉर्टकट की तरफ मोड़ दिया। जिसके बाद रोमांटिक म्यूज़िक के साथ हमारा सफ़र चलते ही जा रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। दोनों इस रोमांटिक सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी टक्कर एक बच्ची और पीछे आती औरत से हो गई, और उनकी गाड़ी रोड के किनारे जाकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही विनोद की पत्नी उन्हें देखने चली गई, जो उनके गाड़ी से टकराए थे, और उसके पीछे पीछे मैं भी गया। लेकिन बाहर जाने पर दूर दूर तक हमें कुछ भी नहीं दिखा। सड़क बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारी टक्कर हुई तो हुई किससे। मुझे तो यही लगा कि ये मेरा वहम था, किसी की टक्कर मेरे गाड़ी से हुई ही नहीं है। ऐसा हुआ होगा कि कोई परिंदा टकरा गया होगा। लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं किस बच्ची और औरत की बात कर रही थी। मैंने कैसे भी उसे समझाया और गाड़ी में बिठाया, पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, उससे धुआं निकलना स्टार्ट हो गया और गाड़ी बंद हो गई। तभी मेरी नज़र
एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था होटल। 200 मीटर आगे जाने पर होटल तो नहीं, लेकिन एक कब्रिस्तान दिखा जिसके बोर्ड पर लिखा था स्वर्ग से शमशान। तभी मेरी नज़र सड़क के नीचे होटल पर गई। होटल के पास जाने पर देखा होटल का नाम स्वर्ग था। वो होटल के अंदर गए, तभी उन्हें लगा कि वो किसी पुरानी हवेली में आ गए हो। आवाज़ लगाने पर एक बूढ़ा सा आदमी आया। तभी उन्होंने एक कमरा बुक किया 1 रात के लिए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, बस 1 ही रात काफ़ी है। सविता ने उसकी आवाज़ को सुन लिया और कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी उसने हंसते हुए चाबी दी कमरा नंबर 307 की, और वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े तो देखा कि नो सर्विस का बोर्ड लगा हुआ था, इसलिए वे लोग सीढ़ी से ही ऊपर चले गए। 3rd फ्लोर पर आने के बाद देखा कि हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हमारे सिवाय और कोई भी नहीं है, और मैं रूम खोलकर अंदर चला गया, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी बाहर ही खड़ी थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी वो दोनों अंदर जाकर सोने लगे, लेकिन उसकी पत्नी को नींद नहीं आ रहा था और वो ऊपर घूमते हुए पंखे को देख रही थी और बेचैन बेचैन सी थी। तो वो बालकनी की ओर चली गई जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी उसकी नज़र दौड़ते हुए उस बच्ची और उसके पीछे औरत पर पड़ी। तब उसे विश्वास हो गया कि ये लोग वही है। सविता उन्हें नीचे देखने चली गई। नीचे आने पर उसे उस बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो आवाज़ उस कमरे से आ रही थी जहाँ वह बूढ़ा व्यक्ति रहता है। तभी वो वहाँ जाकर आवाज़ सुनने लगती है तो दरवाज़ा अचानक से खुलता है और उसे लगता है कि उसके सामने से कोई दौड़ते हुए गए। तभी वो उस लिफ्ट की तरफ जाती है और देखती है वह लिफ्ट तो चालू है और उसका दरवाज़ा अपने आप खुलता है। तो सविता दौड़कर उसकी तरफ जाती है और वह बंद हो जाता है, लेकिन फिर खुल जाता है। लेकिन वो देखते के देखते ही रह गई कि वह उस लिफ्ट में चढ़े या ना चढ़े। तभी उसे पीछे से किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वो लिफ्ट में जा गिरी और दरवाज़ा तो बंद हो गया। लिफ्ट कभी ऊपर तो कभी नीचे। उस लिफ्ट में बच्चे की हंसने की आवाज़ भी सुनाई दी। तभी उसके बालों को पकड़कर लिफ्ट की ओर धक्का दिया। तभी वो नींद से उठती है। सविता की चीख से विनोद की भी नींद खुली। उसने सपनी की सारी बात बताई, जिसे सुनकर मैंने कहा तुम स्ट्रेस में हो। तो फिर वो सो गए और अगली सुबह उठकर वो नीचे की ओर आए और उन्होंने पाया कि गाड़ी हमारे होटल के बगल में लगी है। और वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये लो बाबू, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। और विनोद खुश हो गया और सोचा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये उन्हें कैसे पता चला। मैं कुछ पूछता उससे पहले सविता ने कहा कि चलो अब मुझे सिर्फ घर जाना है। हम गाड़ी में बैठकर स्लो आगे बढ़ने लगे। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें हाथ हिलाते हुए अलविदा कहने लगा, पर हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर भी वो आदमी उन्हें अलविदा कहे जा रहा था। तभी हमें पता चला कि वो हमें नहीं, हमारे पीछे बैठे वो माँ बेटी को कह रहा था। वो ना जाने क्यों हमारे साथ जा रहे थे। कहीं वो खास जोड़ा हम ही तो नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी। जानने के लिए कमरा नंबर 307 के अगले एपिसोड में फिर मिले।